वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीटेट की मैथ्स की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सीटेट की आप जो प्रैक्टिस क्लास आप देख रहे हैं डेली बिहाफ पर, जिसमें आप मैथ्स के जूनियर और प्राइमरी सेक्शन से आने वाले क्वेश्चंस, उनका सब्जेक्टिव नेचर्स, न्यूमेरिकल अप्रोच और साथ साथ पेडागोजी जो शिक्षण का भाग होता है, दोनों के कंटेंट कवर करते हैं। अब क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, आपके अंदर अलग तरह का यहाँ पर एग्रेशन है, जोश है और एनर्जी भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही समय की डिमांड है। परीक्षा के नज़दीक आने पर हमारा प्रयास अब आपको अलग लेवल पर और अलग क्रिएटिविटी के साथ दिखेगा। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस को लेकर के और ज़्यादा ज़ोर शोर से अपनी प्लानिंग बना रहा हूँ। एक दो दिनों में मैं इस एक्टिविटी को और अधिक मजबूत तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा, लाइव सेशंस लेने की कोशिश करूँगा, जूनियर और प्राइमरी को प्रॉपर कैटेगराइज करके क्वेश्चंस की कंटेंट को, क्वेश्चन की कैटेगरी को अप्रोच वाइज आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। आपको भी जो दुविधा और आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स हैं या जहाँ पर आपको लगता हो कि प्रॉब्लम है, वो आप मुझे स्पष्ट करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से। मैं आपके कमेंट का भी वेट करूँगा और निश्चित तौर पर मैं आपके कमेंट पर आंसर भी करूँगा और आपसे बातचीत करके उन समस्याओं को कंप्लीट करने का कोशिश भी करूँगा। मैं आपको इस बात की भी श्योरिटी दूंगा कि मैं आगे की जो प्रैक्टिस सीरीज या प्रैक्टिस एक्टिविटी में आपको शामिल करूँगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, रिलेटेड होगी एग्ज़ाम से, उसकी एग्ज़ाम के नेचर से, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। पूरे सेशन को इन तक देखिए और डेली के बिहाफ पर अब देखिए। अब रेगुलरिटी रहेगी, डेली की डेली क्लासेस रहेंगी, लाइव सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी, मैराथन क्लासेस भी हम जल्दी से लॉन्च करने चल रहे हैं और सभी प्रकार की चीज़ें आपको अवेलेबल होती दिखेंगी। तो समय ज़्यादा ना गंवाते हुए आज के सेशन में 10 ही प्रश्नों को मैंने फिर से कवर किया है। एक एक प्रश्न की डेप्थ को समझिए, उसकी जो भी उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उसको क्लियर करिए। मैं समय नहीं ज़्यादा आप बोलूँगा कि अपना लॉस करें, आप ही के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के नेचर के क्वेश्चंस आपको जरूर सीटेट परीक्षा में नजर आते हैं। सीधा सीधा डिवीजन का क्वेश्चन अगर आप दोनों फॉर्मेट में देखिए, 0.007 है डिवाइड बाई पी है इज इक्वल टू 0.01 है। मेरे से बोला है कि पी की वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके हिसाब से हमको बताना है। कभी भी देखिए ध्यान से, जब भी अगर कोई ऐसे जनरल डिविजन्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऊपर नीचे ऐसे हों कि नीचे का मान ऊपर को कैंसिल कर सके प्रॉपरली, तो ऐसी सिचुएशंस में हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं जैसे यहाँ पर पी का मान निकालूंगा तो पी के लिए आपको कन्फर्म है कि हम पी को उधर ले जाएंगे। जैसे आप देखिए कैसे कंटेंट इसका, कैसे इसकी कनेक्टिविटी सेट होगी। आप पी को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो मतलब पी इक्वल टू क्या होगा, 0.007, नीचे रहेगा 0.01। ऐसे में देखिए, आप पहली चीज तो दिमाग से निकाल दो कि दशमलव है, डेसिमल है, जो आपको कंफ्यूज करेगा। आप ये मान के चलो कि सिंपल नंबर है 1 और या सिंपल नंबर है 7। 7 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर तो 7 ही आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी डाउट यही है कि हम डेसिमल को कैसे सेट करें। तो डेसिमल सेट करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर देखो डेसिमल कितने प्लेसेस पर है, 3, और यहाँ पर कितने का है, 2। 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 1। इसका मतलब एक स्थान पे दशमलव लगेगा। 0.7 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। कभी भी ऐसे नंबर आपको दिखे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 0.0007 डिवाइड बाई 0.01 होता। आपको पता है कि 1 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो आंसर तो 7 ही आएगा। दशमलव यहाँ पर 3, 2, 5 स्थानों पर है और यहाँ पर 2 स्थानों पर है, तो 5 में से 2 का डिफरेंस कितना होगा, 3। तो आंसर इसका एग्जैक्टली इतना हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आंसर करना है। डेसिमल के लिए आपको प्लेसेस का डिफरेंस यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। जो वहाँ पे प्लेसेस डेसिमल के थे और नीचे के थे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपके आंसर को सही सेट करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0.07, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। पहला आपका डन हो गया। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह से लाइन में खड़े हैं ट्रेन टिकट काउंटर पर। जैसे कभी कभी आप सोचते होंगे, मैं आपको इसकी एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, 14th पर है। यहाँ पर अमीना जी खड़ी हैं और कहा जा रहा है कि अमीना जी ए हैं, इधर से भी लाइन सोची जा रही है, इधर से भी लाइन सोची जा रही है, और ये दोनों तरफ से, इधर से भी 14th प्लेस पर हैं और इधर से भी 14th प्लेस पर हैं। मैं आपको एक ऐसे छोटी सी स्टोरी बताता हूँ अपने स्कूल टाइम की। हम लोग के स्कूल में, आपको शायद रियलाइज हो इस चीज़ का, हम लोग के स्कूल में होता क्या था कि शाम को, देखो आते समय तो ठीक है, आते समय तो हर स्कूल में असेंबली प्रेयर होता है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं और जो है प्रार्थना करते हैं, उसके बाद स्कूल में जाते हैं, क्लासेस जाते हैं। लाइंस बनती है सेक्शन वाइज, क्लास वाइज। लेकिन जब रिटर्न होते थे, हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे, फिर वंदे मातरम होता था।
सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाता था, सारे बच्चों को छोटे बड़े क्रम के हिसाब से। उस समय क्लास वाइज कैटेगरी नहीं होती थी, जो जहाँ सेट हो जाए वहाँ खड़ा हो जाए। अब उसके बाद छूटने की जल्दी होती थी बच्चों में, हम लोग के साथ भी रहती थी कि हम जल्दी से घर की तरफ निकलें, भागें। तो लाइन वाइज निकाला जाता था कि पहली लाइन जो खड़ी उसको निकाल दें, दूसरी लाइन फिर निकाले, तीसरी लाइन फिर निकाले, इस तरह से निकालते थे। एक दिन मैं जाके पहली लाइन में खड़ा हो गया बड़ी उत्सुकता के साथ कि अच्छा है भाई, हम पहली लाइन में खड़े रहेंगे तो हम जल्दी से घर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उस दिन स्कूल के जो मैनेजमेंट्स थे उन्होंने सबसे जो अंतिम में थे उनको निकाला सबसे पहले। मैं वहीं खड़ा रहा। 9 टोटल सेक्शंस थे, तो 9वें स्थान पे मैं खड़ा हूँ। अभी 9वीं लाइन निकलेगी तब जगह मिलेगी जाने की, बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे दिन फिर से ऐसे ही सेट हुआ, शाम में रिटर्न होते समय मुझे लगा कि आज अंतिम वाले को ही निकालेंगे, तो मैं जाके अंतिम वाली में खड़े हो गया। पता चला कि उस दिन आज पहली वाली को सबसे पहले निकाल दिए। लीजिए, और एक कहानी हो गई। फिर मैंने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए मुझे बीच वाले में ही खड़ा होना है, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। मुझे पता है कि मुझे इधर से चाहे चले चाहे इधर से चले, तो हमें बराबर स्थान पे ही निकलना है। तो मैं डेली का डेली अब बीच वाली लाइन में खड़ा होता था, और कभी कभी तो ऐसी दुर्व्यवहार हुआ, एक एक गैप करके निकालने लगा। अब बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी हमने बीच को ही अपने आप को सेट किया। तो अमीना जी की भी पोजीशन यहाँ पर 14वें स्थान पर है, चाहे इधर से काउंट करें या हम इधर से काउंट करें। अगर हम कोई 14वें स्थान पर है तो कन्फर्म है कि इधर 13 लोग रहे होंगे, तब जाकर के 14। जैसे 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए उस समय था कि अगर हम बीच की लाइन में खड़े होते, 2 लाइन इधर होती, 2 लाइन इधर होती, तो टोटल 5 यहाँ पर लोग खड़े हो सकते या 5 रो बन सकती थी। उसी प्रकार से अमीना जी अगर इधर से 14वें स्थान पर है तो इधर 13 लोग हैं, ठीक है। और इधर से भी 14वें स्थान पर इधर भी 13 लोग हैं। 13 13 26 लोग हो गए, और एक साथ में अमीना जी को अगर हम काउंट कर लें तो उस लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या 27 हो जाएगी। कितनी होगी? 27। ऐसे के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बराबर पोजीशन होती है, जो नंबर होता है उसको अगर हम n माने तो n गुणे 2 कर दे और -1 कर दे, मतलब 14 गुणे 2 28 में से 1 निकाले, कितना मान आएगा? 27। तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 27% उस लाइन में खड़े थे, तो आपने नोटिस किया होगा। डिवीजन का क्वेश्चन है, और कहा गया है डिवीजन में आप जानते हैं कि सबसे पहले एक डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, इसको डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में भाज्य कहते हैं। एक डिवीजर होता है जो भाजक कहलाता है, डिवीजर कहलाता है। एक कोसेंट आता है जिसे भागफल कहते हैं, जो बाहर जाता है, और एक रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जिसे शेषफल कहते हैं। रूल ये होता है कि जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसके अकॉर्डिंग सेट होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाजक जो है मतलब दिस वन, भागफल इसका 5 गुना है, मतलब अगर यहाँ पर 1 होगा तो वहाँ पे 5 होगा। और शेषफल का 4 गुना है, रिमाइंडर का 4 गुना है। रिमाइंडर अगर 5 है तो देखिए, अगर हम इसको कह दें 5 है, तो यह अगर 5 गुना है तो गुणे 5 सॉरी शेषफल 5 है और शेषफल का 4 गुना है, गुणे 4 कर दे तो इसका मान 20 होगा। तो आपका भाजक हो गया 20। और कह रहा है कि यह जो है भागफल का क्या है? 5 गुना है। लिखिए, भागफल का 5 गुना है, तो 5 से इसमें अगर हम भाग कर दें तो इसका मान हो जाएगा 4। सही है ना? अब आपके पास डिवीजर क्लियर हो गया 20, जो कि शेषफल का 4 गुना है। यहाँ पर बोला था शेषफल का 4 गुना हो, और क्योंकि यहाँ पर कोसेंट आपका 4 हो चुका है तो भागफल का जो 5 गुना, देखिए यहाँ पर लिखा था वो भाजक था, भागफल का 5 गुना, तो इसका 5 गुना हो गया। अब आपको डिविडेंड निकालना, तो इसी रूल पे रख दीजिए। इस रूल पे रखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 20 लेना होगा, इंटू 4 करिएगा, प्लस रिमाइंडर 5 करिएगा। 20 चौके 80, 5 85, इसका मान कितना हो जाएगा? 85, जो आपका डिविडेंड होगा। अगर हम उस पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो 85 राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। आइए हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, आप देखिए ध्यान से और इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। लिखा है 2.9 है इंटू 7.49 है डिवाइड बाई 11.51 है। कह रहा है का सबसे सन्निकट और अच्छा मान, विच आर द फॉलोइंग द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अप्रॉक्सीमेशन डेसिमल के बाद अगर कभी भी होता है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट हमने 3 लिखा है, तो अगर हमें इसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो दशमलव के बाद की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर यह वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है, 5 है या उससे ग्रेटर देन 5 है, तो आपको इससे बड़ा करना पड़ेगा, मतलब इसमें एक ऐड कर देना होगा। जैसे अगर दशमलव, मतलब हम पूर्णांक की तरफ हैं, अगर यह 0.3 है तो निश्चित तौर पे 5 से छोटा है। मैंने कहा 5 से बड़ा हो या 5 के बराबर हो तो यह 2 की जगह 3 हो जाता। किसके लिए? 5 या 5 के ग्रेटर होने की स्थिति में 3 हो जाता। लेकिन अगर यह लेस देन 5 है
तो जो है आपका 2 का 2 ही रह जाएगा। जैसे 2.3 आपको समझ में आ रहा है ना, 2.3 2 और 3 के बीच में है, तो 2.3 कहीं यहाँ पर होगा। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि डेसिमल वैल्यू, जो डेसिमल आफ्टर वैल्यू है 0.5, 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है तो आप इसको सेट करिए, 5 होती या 5 से बड़ी होती तो इसको सेट करते। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखना है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर 2.9 है, ये वैल्यू 5 से बड़ी है तो आप इसको 3 कर दो। यहाँ पर 7.49 है, अब देखिए 49 है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, 0.4 है मतलब 5 से छोटी है, 0.4 है तो 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी है तो आप इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, इसको 7 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 7। 7.49, अगर 7.5 होता, 7.5 होता तब हम इसको 7 नहीं 8 लिखते, मैंने कहा था एक बढ़ा देते। 11.5 है तो 5 है तो जाहिर सी बात है कि 5 हो या 5 से बड़ी, तुरंत इसको बढ़ाना होगा, 12 लिखेंगे। इसका मान होगा 3 इंटू 7 इंटू 12, 3 इंटू 7 इंटू 12, यहाँ पर राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। 8 को भी लोग सोच सकते थे, एक जगह पे 2 बार हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता, पहले 9 से इसको 5 बनाते, 5 से इसको 8 बनाते, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी हम नहीं लेके चलेंगे। हमको जस्ट ऐसे समझना, जैसे मैंने कहा ना 2.3 था, यह 2.4 है, 4 के बाद 9 है, 5 तो नहीं एग्जैक्टली हुआ ना, तो हम अपने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसको 7 ही मानेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से क्लियर किया। यहाँ पर देखो 0.5 था, 5 था, 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो डेसिमल आफ्टर, तो इसको हम 12 कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक बढ़ा देते हैं। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट सोल्यूशन होगा। 14th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर आइए। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर जो नंबर्स दिए हैं, पैटर्न है एक प्रकार का, अक्सर ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। हमें नेक्स्ट नंबर डिफाइन करना है कि क्या होगा। देखिए आप समझिए, 910 है, 821 है, 731 है। देखो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो होते तो बड़े, मतलब इनका पैटर्न होता बड़ा इजी, लेकिन हमें अगर समझ में आएगा तो इजी है। समझ में कैसे आएगा, एक्चुअली इनका जो सेट पैटर्न होता है कई तरह से अरेंज करा जा सकता है, कभी एडिशन पर, कभी सब्ट्रैक्शन पर, कभी स्क्वायर पर, कभी स्क्वायर रूट पर, कभी क्यूब पर, कभी 2-2 के टर्म पर, कभी 3-3 के टर्म पे, कुछ भी हो, मुझे आइडिया नहीं होता है कि कितने सारे हो सकते हैं। जो खास रीजनिंग करते हैं उसके लिए उनके पास अपने दिमाग में कई सारे लॉजिक होते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें आई। जैसे मैंने देखा 9 1 10, सभी डिजिट को जोड़ के देखा तो 10 है। 8 2 10 1 11, सभी डिजिट को जोड़ के देखा तो 11 है। 7 3 10 1, 7 3 10 1 11, यहाँ पर भी कितना है, 732 है, 1 होता तो अभी फंस जाता। सभी डिजिट को जोड़ के देखा तो 12 है। 6 4 10 3 13, सभी डिजिट को देखा तो ऐड करके 13 है। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसके सभी डिजिट का जोड़, क्योंकि आप समझ रहे हैं 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 है, तो अब निश्चित तौर पे 14 आना चाहिए। 5 5 10 4 14, समझ रहे ना, सभी डिजिट का जोड़ पहला ही ऑप्शन 14 दे रहा है, तो इसके लिए हम तो कन्फर्म हो चुके हैं। 4 4 8 4 12 नहीं होगा, 5 5 10 5 15 नहीं होगा, 5 4 9 4 13 नहीं होगा। हमको जरूरत 13 के बाद 14 की थी, जो कि पहले ही ऑप्शन से हमको क्लियर हो रहा है। बात समझ में आई? तो आप लोग इसका पहला ऑप्शन लगा लीजिए, 5th का सही आंसर माना जाएगा। किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई है, रेट दिया गया है अलग अलग आइटम की। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सामान सब्जियों के कितने बढ़े हुए ना, खासकर उसमें टमाटर तो इस समय अपने चरम पे है, लेकिन यहाँ पर फलों की बात की जा रही है। आप देखते होंगे अलग तरह के मेम्स आते हैं कि जो है अब टमाटर फलों की जगह जहाँ रखा जाता है, फल रखे जाते हैं, वहाँ पे अपने स्थान को बना चुका है। सेब का रेट दिया है, आम का रेट दिया है, अमरूद का दिया, अंगूर का दिया, संतरे का दिया है। रेणु जी ने जाके कुछ सामान खरीदे, 1.5 kg सेब खरीदा, 2 kg संतरे खरीदे, 250 ग्राम अंगूर खरीदा, 500 ग्राम अमरूद खरीदा और 1/4 kg आम खरीदा। उसने इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि अदा करी, मतलब कितने पैसे का भुगतान किया। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैथ्स का मतलब ये है कि आप कम से कम खरीदारी कर सकें, इतना आपको आना चाहिए। तो खरीदारी करने चल रहे हैं हम लोग, रेट के हिसाब से अपना दाम काम सब करें, सेट करें कितना पैसा लगाना है। सेब का रेट 120 है, 120 के हिसाब से अगर सेब 1.5 kg खरीदा जा रहा है, तो मतलब भैया 2 1 के 2 1 3/2 होता है, तो आप इसको 3/2 कर दीजिए। 2 देखिए 60 बार, 60 गुणे 3 कर दीजिए, 180 आएगा, ठीक है। दूसरा आम की बात करें, अब आम नहीं, पहले दूसरा क्या, संतरा है 2 kg, संतरे का रेट कितना है, 90 है, तो ये तो 180 हो गया सेब का। अब संतरे की बात करिए, संतरा यहाँ पर कितना खरीदा जा रहा है, 2 kg, तो 2 गुणे संतरा कितना है, 90, 90 से गुणा कर दें, ये भी 180 रुपये, ये हो गया संतरा। अब खरीदा जा रहा है कि 2.5 kg 250 ग्राम अंगूर, जो कि 1/4 किलोग्राम होता है ना,
तो 1/4 रख दीजिए। और अंगूर का रेट क्या है बोलिए? अंगूर का रेट 96 है। 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 रुपए का अंगूर है। 24 का क्या है? अंगूर है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो अमरूद खरीदा गया। आधा किलो मतलब 1/2 किलोग्राम होता है। 1/2 अमरूद का रेट देखो कितना है? 80 रुपए है। तो 80 से गुणा कर दें, इसका मतलब ये 40 रुपए हो जाएगा। 40 रुपए हो गया किसका? अमरूद का। और लास्ट क्या बच रहा है? एक सही 1/4, 4 1 के 4 1 5, 5/4 kg क्या खरीदा उसने बोलिए? आम। आम का रेट है 84, तो 84 से गुणा कर दें। 4 दूना 8 होता है, 4 1 के 4 21 के 84, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 105 रुपए। ये हो गया आम। सबको ऐड कर दीजिए, कितना पैसा भुगतान हमें करना है सबको जोड़ के दिखाता हूँ। 180 180 360 हो गया, सही है। 105 है, 105 है, 40 है, 145 हो गया। और एक चीज अभी 24 से बचा है। 5 4 9, 6 4 10 2 12, 3 1 4 1 5, तो 529 रुपए, 5 to 9 रुपीज़ का टोटल यहाँ पर खर्च होगा। मतलब हमें 500 के 2 नोट देने पड़ेंगे। अब आप ये भी बता सकते हैं कि 500 के अगर 2 नोट दिए तो मान लो जो 500 की ही नोट थी आपके पास, तो कितने पैसे रिटर्न करेगा। हालांकि आपको इसको कवर करने के लिए 500 की एक नोट देनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि भैया इतना मोटा मोटा लगा लो, अब इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। सही खरीदारी वही होगी। 29 रुपए का भुगतान हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा मोटा मोटा 500 रुपये लो, 29 रुपये छोड़ दो मेरे लिए। ऐसे भुगतान, ऐसे खरीदारी आप किए हैं कि नहीं? मैंने तो किया है। मैं अगर ऐसी बात आती है तो बिल्कुल बोल देता हूँ कि अब इससे ज़्यादा मैंने दे पाऊँगा, 500 रुपये दूंगा, 29 रुपये तुम्हें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल वो जोक सपाट की बातें हैं। 529 रुपये इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। छठा नंबर कंप्लीट हो गया। सातवां देखिएगा, एक आयत है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जानते हैं, जिसकी भुजाएं जो प्राकृतिक संख्या में है, मतलब भुजा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सेंटीमीटर या मीटर में जो भी लेंथ होगी, जिस मेजरमेंट में करा जाए, मतलब आधी नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। उसका जो क्षेत्रफल है वो 24 वर्ग सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है। कह रहा निम्नलिखित में उनका परिमाप ज्ञान नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझिएगा। ये रेक्टेंगल है जिसकी अपनी लंबाई होती है, जिसकी अपनी चौड़ाई होती है। आपको आइडिया है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ गुणे 2 कर देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला हमसे क्या है कि एरिया अगर 24 है तो कन्फर्म देखो 24 होने के लिए 24 गुणे 1 हो सकता है। लंबाई 24 हो सकती है, चौड़ाई 1 हो सकती है ना। परिमाप मतलब लंबाई चौड़ाई का के जोड़ का डबल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर भाई 24 है तो 24 गुणे 1 कर सकते हैं। तो अब अगर हम परिमाप निकालते लंबाई 24 मानकर और चौड़ाई 1 मानकर, तो 24 1 25 दूना 50 होता। तो 50 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे देखिएगा, जैसे आप कुछ बातें समझ लीजिए। हमने कहा अगर लंबाई हम 24 ले लें, चौड़ाई 1 ले लें, तो एरिया हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप लोग? 24 1 के 24। अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी, 24 1 25 दूना 50। दूसरी स्थिति अगर हम लोग यहाँ पर 2 गुणे 12 करते, 2 गुणे 12 करते, मतलब दूसरी स्थिति ये भी हो सकती थी ना, तो 12 इंटू 2 24 तब भी आता। अब यहाँ पर पेरीमीटर अगर इसके डिस्टेंस में निकालेंगे तो 12 2 14, 14 दूना 28, तो 28 तो इसमें है, यह हो सकता है। तीसरी स्थिति देखिए, आप 3 गुणे 8 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 3 गुणे 8 24 होता है, तो 3 8 क्या होता है? 11, और 11 गुणे 2 कर दीजिए तो 22 भी हो सकता है, तो 22 भी है अपने पास। अगली 4 गुणे 6 हो सकता है, 4 छंग 24 होता है, 4 छंग क्या होता है? 24 होता है। 24 और 4 और 6 अगर हम जोड़ दें तो 10 होता है, 10 गुणे 2 कर दिए तो कितना होगा? 20 हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। 25 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम 24 एक जोड़ते तो 25 होता। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 25 दूना 50 होना चाहिए था। केवल 25 को छोड़कर इसमें पहला भी पेरीमीटर हो सकता है, दूसरा भी पेरीमीटर हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है वही अपने लिए राइट सोल्यूशन है, तो सी अपने लिए करेक्ट आंसर है। 25 ना होकर के बाकी कोई भी इसमें पेरीमीटर जरूर हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अगर डाउट होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट में बता देना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? कंफ्यूजन रखना मन में। अगला देखिए, 8वां, हर्षित अमीना। हर्षित जी हैं, अमीना जी हैं और जोसेफ जी हैं द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण दिया गया है, ठीक है। टेबल में हर्षित जो है शुरू करते हैं 5:32 AM, सुबह 5:03 मतलब 32 मिनट पर
स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं 4:49 पे। ठीक है, बढ़िया चलता है भाई पैदल। अमीना जी 5:27 पर शुरू करते हैं और 6:37 पर फिनिश करती हैं। जोसेफ जी 6 बजे शुरू करते हैं 6:07 पे और 6:31 पर 7:31 पर ख़त्म करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सही है, जो राइट है उसको हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही माना जाएगा। हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चलें। इसके लिए आपको गैप देखना पड़ेगा, कितनी देर तक हर्षित और अमीना चलते हैं। तो गैप कैसे निकाला जाएगा, डिफरेंस करके। जैसे इसको देखिए 6:49 है, इसमें से घटा दे 5:32, तो 9 में से 2 7 होता है, 4 से 3 1 होता है और 1 17, 1 घंटे 17 मिनट तक कौन चलता है, हर्षित जी चलते हैं 1 घंटे 17। ठीक है, अमीना की बात करिए, तो अमीना को देखा जाए तो 6:37 पे फिनिश करती हैं और 5:27 पर चलती हैं। ठीक है, 5:27 पर 1 घंटे 10 मिनट अमीना का हो गया। जोसेफ की बात अगर करें तो 7:31 पर फिनिश करते हैं, 6:07 पर चलते हैं। 11 से 7 4 होता है, 2 हुआ और 1 घंटे 24 मिनट तक चलते हैं। ये अलग अलग समय तक लोग चलते हैं। अब इसने हमसे एक बात कहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सा सही है। हर्षित और अमीना समान समय तक चलते हैं, नहीं। यहाँ पर 1 घंटे 17 मिनट हर्षित का है, 1 घंटे 10 मिनट कितना है, अमीना जी का है, तो गलत हो गया। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ 1 घंटा 24 मिनट और अमीना 1 घंटे 10 मिनट, तो 10 और 14 24 होता है, ये भी गलत हो गया। जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला, 1 घंटे 17 है, 17 में 15 जोड़ते तो 32 आता, ये भी गलत है। अमीना सबसे कम समय चली, हाँ, अमीना 1 घंटे 10 मिनट चली है, हर्षित 1 घंटे 17 मिनट चले हैं, जोसेफ 1 घंटे 24 मिनट चले हैं, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अमीना जी सबसे कम पैदल चली हैं, बाकी सभी लोगों ने उनसे ज़्यादा पैदल यात्रा तय करी है, इसके लिए करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। तो 8वां आप लोग नोट कर सकते हैं। 9वां देखिए, सब हिंदी में लिखा है लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे जब अच्छे से इसको समझेंगे, तो पढ़ेंगे। तो निम्न का उपयोग निम्नलिखित में किन तरीकों से हो सकता है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक पूर्ण मतलब कोई भी अमाउंट, जो कि कुछ भी हो सकता है, एक बिस्किट, एक केक, एक पिज्जा, कुछ भी हो सकता है। पूर्ण यही है, जैसे हम कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले उसको कंप्लीट मानते हैं। कि अंश को निरूपित करने के लिए निम्न का उपयोग निम्नलिखित में किन तरीकों से हो सकता है। एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, ये एक्चुअली निम्न पढ़ रहा हूँ, दरअसल भिन्न है, दैट मीन्स फ्रैक्शन की बात हो रही है। पूछा जा रहा जो फ्रैक्शन है, भिन्न का है, उसका उपयोग निम्नलिखित में किन तरीकों से हो सकता है। पहला ऑप्शन, एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए। अगर हमारे पास एक पिज्जा है, पिज्जा को हम 2 टुकड़ों में बांट दें, 4 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों में बांट दें, डिवाइड कर दें, तो एक पूर्ण था पहले, कंप्लीट था, तो कंप्लीट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो फ्रैक्शन बना कि नहीं। जैसे मुझे 1/4 मिलेगा तो इतना भाग मिलेगा, आपको आधा मिलेगा, 2/4 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो आप एक पूर्ण को भिन्न में निरूपित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पहला तो मेरे हिसाब से सही है। दूसरा, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए। संख्या रेखा ये है, अगर यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आप जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, जैसे आप ये 0 रखिए और यहाँ पर 1 रखिए, कोई भी एक पॉइंट होगा तो उसकी एक पोजीशन होगी, वह 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं प्रॉपरली। ये भी सही हो गया। ठीक है। तीसरा, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए। अगर हमारे पास कोई वस्तुओं का कलेक्शन है, जैसे मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, कुछ पेन्स हैं, कुछ कॉपियां हैं, तो उनके संग्रह को हम एक कलेक्शन, उनका एक पार्ट दिखा सकते हैं। जैसे मान ली 10 हमारे पास कॉपियां थी, मुझे 4 लोगों में बांटना है, तो 10/4 लिख सकते हैं। या 10 कापियां थी, 5 लोगों में बांटना है, 10/5 लिख सकते हैं। 2 कापियां हम 10 कापियों में से देंगे, 2/5, 10 हमने दिया, 1/5 हमने हिस्सा दे दिया, यह भी सही है। विभाजन पर आधारित, देखिए यहाँ पर डाउट बनेगा, विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए। एक्चुअली विभाजन पर आधारित जो समस्या होती है वो संख्याओं पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, यह डिविडेंड है, यह डिवीजर है, यह कोसेंट है और यह रिमाइंडर है। यह एक स्टेटमेंट बनाता है, ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता है। तो इसके लिए पहला सही है,
मतलब ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो मैं इसके लिए पहले ऑप्शन से जाऊंगा। ए बी सी को मैं इसका करेक्ट आंसर मानूंगा, आप भी मानिए, और यही सही उत्तर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लास्ट है प्योर पेडागोजी है। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक गणित, रचनात्मक गणित किसको कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स की गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। जो टीचर है इज गोइंग टू एवरी स्टूडेंट एंड हेल्पिंग हिम आर हर टू यूज द एल्गोरिदम टू सॉल्व। अच्छा ये बताओ, इस पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं, मैं ही आपके सामने नहीं आ पाता हूँ। तो शिक्षक किसी के पास, प्रत्येक के पास, देखिए एक दो के पास जाके प्रॉपर बता के क्लास को पूरी तरह से प्रेजेंट करके करना तो समझ में आता है, लेकिन प्रत्येक के पास जा करके समझाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। शिक्षक श्यामपट पर प्रश्नों को हल कर रहा है, ये भी कोई अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है कि श्यामपट पर हल कर रहा है, तो कोई मतलब तो ट्रेडिशनल चीज हो गई। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त संलग्न है। स्टूडेंट्स आर इंगेज टू एक्सप्लोरेशन विच फाइंडिंग ए सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप सोचिए कि रचनात्मक गणित का सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा, किसी समस्या के समाधान में अगर हम लोग कह दें कि जो विद्यार्थी हैं वो किसी इंगेज इन एक्सप्लोरेशन व्हाइल फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को सॉल्व करने का जो एक ग्रुप प्रोसेस है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम विद्यार्थी के अंदर ऐसा अप्रोच डेवलप करें, ऐसी क्रिएटिविटी डेवलप करें कि वह खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मतलब प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के अपने आप से कैपेबल हो सके। और यह तभी हो सकता है जब एक टीचर उसको इस लायक बनाता है। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे लगता है कि डी ऑप्शन, जो यहाँ पर सी होना चाहिए, सी ऑप्शन परफेक्ट है। विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़े को एक लय में गा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गा रहे हैं अलग बात है, बच्चों के लिए अच्छी बात है कि गाते हैं तो याद हो जाता, तैयार हो जाता। अभी भी आपको याद होगा जो बचपन में आप स्कूल में गा के सबके साथ बोल बोल के पढ़े थे। तो सी ऑप्शन मेरी तरफ से इसका राइट सोल्यूशन होगा। जो मैंने 10 क्वेश्चन आपको आज के सेशन में लेने थे उसका अंतिम प्रश्न था। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप बताइएगा कमेंट से कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। और कल से आगे आने वाले दिनों में मैं प्रैक्टिस के मॉड्यूल को चेंज करने चल रहा हूँ। कई सारे और भी मैं इसके अप्रोच और प्रोग्राम डेवलप करूँगा। मैं पेडागोजी और जूनियर का सेक्शन, प्राइमरी का सेक्शन कई लेवल पे कैटेगराइज, और आप प्रैक्टिस को आप अलग लेवल से आप देखोगे, आपको अलग तरह की क्रिएटिविटी और अलग तरह का प्रयास नजर आएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में हमें जरूर कहिएगा। मैं आपके सबके कमेंट लूँगा और उसी हिसाब से मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।